नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 14वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, और उससे चैप्टर की ये अपनी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है, मतलब पार्ट 3 है। तो देखो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अपने अध्याय है वो कौन सा चल रहा है? 14वां चल रहा है, जिसका नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। बायोटेक्नोलॉजी, उसकी युक्तियाँ क्या होती है उसके बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। मतलब इस क्लास से पहले हम लोगों ने बाकी कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी युक्तियाँ क्या है, ये सब पढ़ लिया है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज का अपना टॉपिक है वो कौन सा है? जैव संवेदक। ध्यान से समझना, आज का जो अपना टॉपिक कौन सा है? जैव संवेदक, मतलब बायो सेंसर। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? बायो सेंसर्स, जैव संवेदक। ठीक है, अपना टॉपिक है जैव संवेदक। देखो जैव संवेदक होता क्या है कि ये क्या होते हैं? एक जैव व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जैव व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? एक जैव व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। जैव संवेदक एक जैव व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? विश्लेषणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। किन से करते हैं? विश्लेषणों से। विश्लेषणों से क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर अपने को यही लिखना है कि जैव संवेदक या बायोसेंसर्स क्या होते हैं कि ये जैव व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं जो विश्लेषणियों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। समझ में आ गया होगा? परिभाषा किसे कहेंगे? जैव व्युत्पन्न पदार्थों को जैव संवेदक कहते हैं जो विश्लेषणियों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। समझ में आ गया होगा? जैव व्युत्पन्न पदार्थों को जैव संवेदक कहते हैं जो विश्लेषणियों से क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं। अब ये जैव संवेदक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो उत्तक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि उत्तक हो सकते हैं। उसके अलावा कौन हो सकते हैं? सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। उत्तक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? विभिन्न कोशिकांग भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? विभिन्न कोशिकांग भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है? जैव संवेदकों के उदाहरण। ये क्या है? जैव संवेदकों के उदाहरण कि ये उत्तक भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं, विभिन्न कोशिकांग भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। अर्थात यह, अगर हम मुख्य रूप से कहें कि ये होते क्या हैं, तो ये क्या होते हैं? जैविक पदार्थों का मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? जैविक पदार्थों का मिश्रण होते हैं। मतलब कंप्लीट यदि इसकी एक शब्द में हम परिभाषा बोलें, कंप्लीट इसकी हम यदि एक शब्द में परिभाषा बोलें तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि ये क्या होते हैं? जैविक पदार्थों का मिश्रण होते हैं। तो समझ में आया होगा? दोबारा समझना अच्छी तरह से कि जैव संवेदक या बायोसेंसर्स किसे बोलते हैं? तो जैव व्युत्पन्न पदार्थों को ही बायोसेंसर या जैव संवेदक बोला जाता है। यह विश्लेषणियों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। यह उत्तक, सूक्ष्मजीव, विभिन्न कोशिकांग, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल आदि प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात ये जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। मतलब कंप्लीट लास्ट में यदि हम इसको एक शब्द में परिभाषित करें तो हम क्या करेंगे कि ये जैविक पदार्थों का क्या हो सकते हैं? सम्मिश्रण हो सकते हैं। अब देखो जैव संवेदक होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? ठीक है, ये इतना हो गया। तो जैव संवेदक है, उनका उपयोग है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है? उपयोग कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर जैव संवेदक है उसका उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर देखो सबसे पहले तो मधुमेह रोग होता है, उसके जो रोगी होते हैं उसमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग या अन्य चिकित्सीय कार्य के लिए
सीधी भाषा में यदि हम कहें कि जैव संवेदक का उपयोग किस में किया जाता है, कि मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए जैव संवेदक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले जो मैंने परिभाषा बताई है, पहले बताया वो कंप्लीट लिखना, उसके बाद में हेडिंग लगाना है जैव संवेदन के उपयोग के सेक्टर, मतलब किन सेक्टरों के अंदर जैव संवेदक है उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या लिखना है कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं, ठीक है, मधुमेह रोग के जो रोगी होते हैं या फिर अन्य कोई चिकित्सीय कार्य होता है उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, जैव संवेदक का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, पर्यावरण के सेक्टर में, दूसरा किस में किया जाता है, पर्यावरण के सेक्टर में। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उस प्रदूषण को बचाने के लिए भी किसका उपयोग किया जा सकता है, जैव संवेदक का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि पर्यावरण के सेक्टर में भी किसका उपयोग किया जाता है, जैव संवेदक का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात जैसे अनेक जीवाणु होते हैं, तीसरा संदूषित जीवाणु होते हैं, उनको सही करने, ठीक है, अनेक संदूषित जीवाणु होते हैं उनके अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, जैव संवेदक का उपयोग किया जाता है। और प्रोटीन अभियांत्रिकी सेक्टर में भी किया जाता है, किस में किया जाता है, प्रोटीन अभियांत्रिकी, प्रोटीन अभियांत्रिकी के सेक्टर में भी जैव संवेदक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन अभियांत्रिकी के सेक्टर में भी किसका उपयोग किया जाता है, जैव संवेदक का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गए कुछ सेक्टर, ये क्या हो गए, कुछ सेक्टर। और रोग कारकों की पहचान एक और लिख सकते हो इसके अंदर, किसमें किया जाता है, रोग कारकों की पहचान में। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना कि जैव संवेदक का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, मधुमेह रोग के अंदर। दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषित हो रहा है तो उसको प्रदूषण से बचाने में भी किया जाता है, जीवाणु संदूषित जीवाणु में भी किया जाता है, प्रोटीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत भी किया जाता है, और रोग कारकों की पहचान के लिए भी किसका उपयोग होता है, जैव संवेदक का उपयोग होता है। तो देखो ये अपना टॉपिक था जैव संवेदक। जैव संवेदक कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे जैविक चिप्स। ठीक है, इसके अंदर हम 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग नियमित रूप से क्लासें ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, आगे भी इसी प्रकार से लेते रहे। आप एक काम करें कि जो भी वीडियो है उसको कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। यह नहीं कि आप उसको बीच में देखें, जैसे अभी मैंने ये एक टॉपिक करवाया है तो इसके बाद में अभी 2 टॉपिक और करवाऊंगा इसी क्लास के अंदर। एक टॉपिक हुआ है, अभी 2 टॉपिक और होंगे इसी क्लास के अंदर। तो आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा देखें, या मैं ये कहूँ कि नियमित रूप से इसको देखें। इसका अध्ययन है आप लोग नियमित रूप से करें, जिससे आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला। देखो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जैव संवेदक हो चुका है। अब अपने टॉपिक है जैविक चिप्स। टॉपिक का क्या नाम है अपने, जैविक चिप्स, मतलब बायो चिप्स। टॉपिक क्या है, जैविक चिप्स या बायो चिप्स। किसे कहते हैं, सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रह को जैविक चिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मिनट, सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रह को क्या बोला जाता है, जैविक चिप्स ही बोला जाता है। परिभाषा याद रखना, सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रह को, मतलब डीएनए के बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अणु है, यदि उनको एकत्रित कर दिया जाए, ठीक है, डीएनए के जो भी सूक्ष्म अणु हैं यदि उनको एकत्रित किया जाए, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैविक चिप्स बोलेंगे। ठीक है, जैविक चिप्स की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रहण को हम क्या बोलते हैं, जैविक चिप्स कहते हैं। सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रहण को हम क्या बोलते हैं, जैविक चिप्स बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये क्या होते हैं, ठोस सतह पर संलग्न होते हैं। ठोस सतह होती है उस पर क्या होते हैं, संलग्न मतलब चिपके रहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये ठोस सतह पर क्या करते हैं, चिपके रहते हैं, संलग्न होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, देखो एक तो होता है डीएनए चिप्स। क्या होता है, डीएनए चिप्स होता है। एक क्या होता है, सूक्ष्म व्यू
ठीक है। तो डीएनए चिप्स और सूक्ष्मजीव किसका नाम है? जैविक चिप्स का ही नाम है। याद रखना, जैविक चिप्स को ही डीएनए चिप्स या सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, जैविक चिप्स को ही डीएनए चिप्स या सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनके दूसरे नाम होते हैं। अब देखो, डीएनए चिप्स है, इसकी खोज की गई, कब की गई? सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है कि डीएनए चिप्स है, उसकी खोज कब की गई, किसने की? तो सन 1991 में स्टीफन फोडोर। ठीक है, सन 1991 में स्टीफन फोडोर ने क्या किया था? डीएनए चिप्स है उसकी खोज की थी। ठीक है, सन 1991 में स्टीफन फोडोर ने क्या किया? डीएनए चिप्स की खोज की। किसकी खोज की थी? डीएनए चिप्स की खोज की थी। तो ये हो गया अपनी जैविक चिप्स हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। सूक्ष्म डीएनए अणु के संग्रह को जैविक चिप्स बोलते हैं। ये ठोस सतह पर संग्रहित होते हैं। इसका दूसरा नाम डीएनए चिप्स या सूक्ष्मजीव होता है। खोज किसने की? स्टीफन फोडोर ने। अब देखो, इसके अंदर एक टॉपिक और हम करते हैं इसी क्लास के अंदर। इसी क्लास के अंदर हम एक टॉपिक और करते हैं जिसका नाम है जीन चिप्स। जीन चिप्स, क्या नाम है? जीन चिप्स। ये क्या होता है? एक ही सूक्ष्म चिप्स होता है, चिप होता है। ये क्या होता है? एक सूक्ष्म चिप, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है। ये क्या होता है? एक सूक्ष्म चिप होता है जिस पर क्या होता है? द्विकुंडलित डीएनए, द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेषी डीएनए बिंदु चिपके होते हैं। याद रखना, डीएनए चिप्स किसे कहते हैं? यह एक सूक्ष्म चिप होते हैं। इन पर द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाले अन्वेषी डीएनए बिंदु चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? अन्वेषी डीएनए बिंदु चिपके होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अन्वेषी डीएनए बिंदु या जीन चिप्स पर क्या चिपके होते हैं? तो अन्वेषी डीएनए बिंदु चिपके होते हैं। तो ये था अपना जीन चिप्स टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर यदि एक प्रश्न पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक होता है सूक्ष्म व्यू, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? सूक्ष्म व्यू, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? जैविक चिप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए सूक्ष्म व्यू। ठीक है, एक तो क्या होता है? डीएनए सूक्ष्म व्यू होता है, और दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। ठीक है, तो सूक्ष्म व्यू दो प्रकार के होते हैं, तो डीएनए सूक्ष्म व्यू, और दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ा। आगे की क्लास के अंदर हम आगे के जो भी टॉपिक है, जैसे बायोफिल्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के मैसेज आते हैं कि नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क करें, जो मेरे नंबर दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, तो उन पर आप संपर्क करें। वहाँ पे आपको निःशुल्क बिना कोई चार्ज के नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।